हे एवरीवन, वेलकम बैक टू मनी मैटर। शुभम दिस साइड से भी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। एक और लर्निंग और एजुकेशनल वीडियो में आप सभी का स्वागत। बात करने वाले आज एनएसडीएल और सीडीएसएल के ऊपर। देखिए, कैपिटल मार्केट के ऊपर ऑलरेडी मैं वीडियो स्टार्ट कर चुका हूं। कैपिटल मार्केट रिलेटेड जो कंपनीज है, आज से कुछ समय पहले हमने इनमें बात करी थी दो इंपॉर्टेंट कंपनीज की जो कि कैपिटल मार्केट से रिलेटेड है, लेकिन वहां पे डाउनसाइड नहीं आ रही थी। और हम आज बात करने वाले हैं एनएसडीएल और सीडीएसएल के डिटेल कंपैरिजन की, जिसमें हम क्या क्या कवर करेंगे वो समझ लीजिए। इसमें समझेंगे इनका बिजनेस क्या है और बिजनेस में डिफरेंसेस क्या है अगर कुछ है तो, और फंडामेंटल्स कैसे हैं और उसके बाद में टेक्निकल्स कैसे हैं। ये वीडियो देखने के बाद में आपको कोई डाउट नहीं रहेगा कि सीडीएसएल क्या काम करती है, एनएसडीएल क्या करती है और दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस है, ये आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन ये वीडियो सिर्फ एक लर्निंग, एजुकेशनल और नॉलेज पर्पस के लिए बनाया गया है। कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आप बाय सेल करते हैं तो आपको भारी नुकसान हो सकता है। बिकॉज रिमेंबर, आपकी एनालिसिस कितनी अच्छी क्यों ना हो, कोई भी ऐसा मेथड नहीं है जो आपको मार्केट में प्रॉफिट की किसी भी तरीके से एक आश्वासन दे दे। तो इस बात का ध्यान रखिए। इसीलिए सेबी बार बार एक लाइन लगवाती है, इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क एंड देयर इज नो गारंटी ऑफ प्रॉफिट। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं यहां पे इनके कंपैरिजन पे कि इनका एक्चुअल कंपैरिजन क्या है उसको समझिए और फिर आगे का डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहां पर दोनों के कंपैरिजन की और बात करेंगे कि क्या इनमें जल्दी ही आने वाले टाइम में प्राइस एक्शन भी देखने को मिल सकते हैं क्या अच्छे खासे। तो सबसे पहले यहां समझिए कि दोनों का इनकॉर्पोरेशन कैसा है। कंप्लीट एनालिसिस देखना प्रॉपर, बहुत सी चीजें हैं। पहले मैं एक बार रिपोर्ट के दर्शन करा दूं। ये एक हमने रिपोर्ट प्रिपेयर करी है, इसके दर्शन कर लो ताकि आपको समझ आए कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। एक बार आप समझ लीजिए किस तरीके से हमने प्रिपरेशन करी है, वो आप सारी समझ लीजिए, ठीक है। अब आइए जरा यहां पे हम टोटल चलते हैं इसके ऊपर। तो सीडीएसएल इनकॉर्पोरेट हुई थी 1999 में, एनएसडी हुई थी 1996 में। लिस्टिंग दोनों की जो है वो अलग अलग एक्सचेंज पे है। सीडीएसएल खाली एनएससी पे लिस्टेड है। अब बहुत से लोगों को नहीं पता कि बीएससी पे लिस्टेड क्यों नहीं है, बिकॉज सीडीएसएल का प्रमोटर है बीएससी, तो उसके ऊपर वो लिस्ट नहीं हो सकता। ऐसे ही एनएसडीएल का जो प्रमोटर है वो एनएससी, आईडीबीआई एंड यूटीआई है। तो एनएससी के ऊपर एनएसडीएल लिस्टेड नहीं है, सिर्फ बीएससी के ऊपर ही लिस्टेड है। आप चेक कर सकते हैं उसको। रोल क्या है, सिक्योरिटी डिपॉजिटरी, डिमेट, सेटलमेंट, कॉर्पोरेट एक्शन, सेम रोल एनएसडीएल का भी है। सीडीएसएल के पास लगभग 16.5 करोड़ अप्रोक्सीमेट है डीमेट अकाउंट है और एनएसडीएल के पास में लगभग 4.25 करोड़ के आसपास डीमेट अकाउंट है। अब आइए, इस डाटा को देख के आपको लगेगा एनएसडीएल कम अच्छा है, सीडीएसएल ज्यादा अच्छा है। ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। आगे देखो, वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज इन कस्टडी कितनी है, 70 से 75 लाख करोड़ है सीडीएसएल के पास में, और एनएसडीएल के पास में 504 लाख करोड़ के लगभग। ओके, तो एनएसडीएल के पास में ज्यादा वैल्यू है, एनएसडीएल ज्यादा कस्टडी होल्ड करती है। आगे चलिए, ओरिएंटेशन क्या है भाई, ये रिटेलर के लिए अच्छा है सीडीएसएल, और इंस्टीट्यूशन और वैल्यू कस्टमर्स जो होते हैं या बड़े इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो एनएसडीएल के थ्रू अपना काम करना पसंद करते हैं। आगे चलते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी, लोअर रिवेन्यू है सीडीएसएल की कंपेयर टू एनएसडीएल, लेकिन सिग्निफिकेंटली हायर प्रॉफिट मार्जिन। तो प्रॉफिट मार्जिन सीडीएसएल अच्छे मेंटेन करता है, एनएसडीएल के जो है हायर रिवेन्यू बट लोअर प्रॉफिटेबिलिटी है। आगे समझो, इंडिकेटिंग स्ट्रॉन्ग ऑपरेशनल एफिशिएंसी ड्यू टू इट्स टेक्नोलॉजी ड्रिवन रिटेल मॉडल, और इसका फोकस भी सीधा यहीं पे है। रिफ्लेक्टिंग इट्स फोकस ऑन द हाई वैल्यू इंस्टीट्यूशनल ट्रांजैक्शन, तो हाई वैल्यू इंस्टीट्यूशनल ट्रांजैक्शन के ऊपर ही एनएसडीएल फोकस्ड है, इसको रिटेल ट्रांजैक्शन में उतना इंटरेस्ट नहीं है। और एनएसडीएल पेमेंट बैंक के थ्रू ही 50% रेवेन्यू कमाता है। मैं आगे दिखाऊंगा आपको, क्योंकि बहुत लोगों को पता ही नहीं है कि एनएसडीएल के क्या क्या बिजनेसेस हैं। आगे समझो, सर्विसेज, नोन फॉर यूजर फ्रेंडली टेक्नोलॉजी एंड ए फोकस ऑन कोर डिपॉजिटरी सर्विस। फोकस कहां है, कोर डिपॉजिटरी सर्विस पे है। डिमेटराइजेशन, ई लॉकर, ऑनलाइन अकाउंट एक्सेस, ये सारे इसके काम है। अगर आए यहां पे एनएसडीएल पे, तो फीचर डाइवर्सिफाइड रेवेन्यू स्ट्रीम फ्रॉम द सब्सिडरीज। सब्सिडरी कौन, एनएसडीएल पेमेंट बैंक, जहां से लगभग इसकी टोटल रेवेन्यू का 50% रेवेन्यू आता है। एनएसडीएल पेमेंट बैंक के बहुत सारे काम हैं और वहीं से उसकी अच्छी खासी रेवेन्यू भी आती है, बहुत लोगों को नहीं पता होगा। आगे चलिए, एंड मैनेजमेंट ऑफ क्रिटिकल डाटाबेस फॉर द गवर्नमेंट, डाटाबेस मैनेजमेंट भी हो जाता है गवर्नमेंट के लिए। यहाँ ये भी डीमेट, ई वोटिंग, इलेक्ट्रॉनिक प्लेजेस जो है वो देता है। अब ये सारी फैसिलिटीज जो है वो इनके दोनों के निकल के आई है। शेयर होल्डर कौन है, बीएससी, एसबीआई, एचडीएफसी बैंक और बीओआई, किसके, सीडीएसएल के, एनएसडीएल के, एनएससी, यूटीआई और आईडीबीआई। आगे चलते हैं, और ये प्रमोटर है एक्चुअल में वैसे देखा जाए तो। और यहां पे आइए, रिटेल लेड ग्रोथ है और इंस्टीट्यूशनल हैवी और वैल्यू कस्टडी लेटर, ये हमने बात कर ली है। आइए यहां पर चलते हैं। अब इनको हमें कैसे समझना है, अगर आप एक नए हैं मार्केट में और आपको पता नहीं है कि दोनों क्या काम करते हैं, कैसे समझना है, तो एक सिंपल तरीका है कि इन दोनों को समझो कि आप ये दोनों एक बैंक्स की तरह हैं। जैसे बैंक आपके पैसे को रखता है, वैसे ही आपकी फाइनेंशियल असेट्स को जो है दोनों आपको रखते हुए मिलेंगे, जो आपकी फाइनेंशियल एसेट्स होंगी। और उसके लिए जो रिक्वायर्ड ट्रांजैक्शन होते हैं वो उनमें हेल्प करते हैं, जैसे ट्रांसफर, प्लेजिंग, डिमेटलाइजेशन थ्रू दैट डीपी, वाइल डिपॉजिटरी एंश्योर सीमलेस बैकएंड ऑपरेशंस। बोथ डिपॉजिटरी ऑपरेट थ्रू रजिस्टर्ड इंटरमीडिएट कॉल्ड डीपी, ये जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट होते हैं। अब हमारे हाथ में नहीं होता है कि हम सीडीएसएल को चूज करें या एनएसडीएल को चूज करें, वो हाथ में होता है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास में।
which includes bank, stakeholder and financial institution. Investor can open demat account with DPs. जो हम अकाउंट खुलवाते हैं, ब्रोकर जो होते हैं वो एक्चुअली के डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट होते हैं। अब उसका किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट है, क्या है, वो ब्रोकर के ऊपर है, हमारे ऊपर उसका नहीं है। Who in turn interact with CDSL और NSDL for the securities management। जैसे मान लो किसी का अकाउंट दूसरे ए ब्रोकर के पास है, उसने CDSL में अपना डिपॉजिटरी सर्विस ले रखा है, किसी का बी ब्रोकर के पास है, उसने NSDL में अपना ले रखा है। तो ये हमारे हाथ में नहीं है, रिटेल इसको चूज नहीं कर सकता है। आगे चलिए, यहां पे बहुत लोगों के मन में एक क्वेश्चन भी रहता है, कैन आई ट्रांसफर शेयर फ्रॉम NSDL टू CDSL? यस, किया जा सकता है, उसे इंटर डिपॉजिटरी ट्रांसफर और इंटर डिपॉजिटरी ट्रांजैक्शन भी कहते हैं। आगे चलिए, दोनों के काम क्या क्या हैं और समझिए, डिटेल में समझना सारी चीजों को, दोनों के काम क्या क्या है। तो देखो, मेंटेनेंस ऑफ डीमेट अकाउंट आपको पता है, रीमेटलाइजेशन एंड डीमेटलाइजेशन, ट्रेड सेटलमेंट, शेयर ट्रांसफर, मार्केट एंड ऑफ मार्केट ट्रांसफर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नॉन कैश कॉर्पोरेट एक्शन। नॉन कैश कॉर्पोरेट एक्शन का मतलब क्या हुआ, राइट इशू, बोनस इशू या स्प्लिट हो गया शेयर, तो ये सारे नॉन कैश जो होते हैं उनके ऊपर। नॉमिनेशन एंड ट्रांसमिशन, अकाउंट ओपनिंग, अकाउंट सेटलमेंट एंड चेंजिंग अकाउंट डिटेल्स, ये सारे जो है वो इनके काम है। इसके अलावा यहां देखो, प्राइमरी जो होता है वो रिवेन्यू स्ट्रीम कहां से आती है, दोनों की, इश्यूअर चार्जेस, एनुअल कस्टडी, ISIN मेंटेन बिल टू कंपनीज, यानी कि इश्यूअर चार्जेस वो हो गए जो कि कंपनीज को पे करने पड़ते हैं, CDSL या NSDL को। ओके, ट्रांजैक्शन चार्जेस जो हमारे हर बार डेबिट होता है, मान लो हमने कोई शेयर बेचा तो हमारे जो चार्ज लगते हैं वो होते हैं ट्रांजैक्शन चार्जेस। कॉर्पोरेट एक्शन एंड IPO प्रोसेसिंग, अब कोई IPO आता है, उसे अपने शेयर जो है वो डीमेट में लाने पड़ेंगे उस कंपनी को, तो उसका पैसा कौन कमाएगा, CDSL या NSDL कमाएगी। KYC और ई सर्विसेज वो सारी आपको पता ही है, और मिसलेनियस सर्विसेज जैसे कि प्लेज वगैरह कुछ हो गए, उनसे रिलेटेड जो है वो अलग इनकम होती है, वो अलग बात है। आइए कि स्ट्रक्चरल डिफरेंस क्या है यहाँ पे, इसको समझो। CDSL मोनेटाइजेशन इज मोर वॉल्यूम एंड रिटेल सेंसिटिव। यहां पे देखो, CDSL का फोकस है रिटेल के ऊपर और वॉल्यूम के ऊपर। ओके, डीमेट एडिशंस, डिलीवरी वॉल्यूम्स इनके ऊपर, IPO एक्टिविटी इनके ऊपर। NSDL revenue is relatively more stable thanks to the higher custody value, institutional mix and diversified services। diversified services क्या हो गया, जैसे पेमेंट बैंक वगैरह इसका है खुद का। ओके, आगे चलते हैं। यहां पर अब एक और इंपॉर्टेंट चीज है, उसको नोट करो, कौन कैसे पे करता है इनको, ये कैसे कमाते हैं। ये वीडियो ऐसा है, इसके बाद में NSDL CDSL के ऊपर आपको कुछ ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, समय तो लगेगा इसमें लेकिन समझ में पूरा आएगा। एनुअल इश्यूअर चार्जेस, कंपनीज इश्यूअर पे फी फॉर द हैविंग देयर सिक्योरिटीज हेल्ड, जो कौन पे कर रहा है, कंपनीज पे कर रही है। ठीक है, अब रिलेटिवली स्टेबल और रिकरिंग अर्निंग होती है ये। ओके, आगे समझो। ट्रांजैक्शन के जो डेबिट वगैरह चार्जेस है वो भी आपको पता है, आप जितनी एक्टिविटी करते हैं उतना निकल के आता है। कॉर्पोरेट एक्शंस ये जब जब होंगे तब तक निकल के आएंगे, ये होते हैं लेकिन इतने नहीं होते, लेकिन ये ट्रांजैक्शन अच्छे खासे एक साल में मिल जाते हैं इनको। डाटा इंफॉर्मेशन ऑनलाइन सर्विसेज जो है वहां से भी आपको रिकरिंग इनकम होती रहती है, क्योंकि ये होना ही है, ये लगातार होता रहता है, मार्केट में चलता रहता है। रिपोजिटरी और अदर सर्विसेज से मिक्स इनकम जो है वो इनको मिल जाती है। अदर इनकम भी है जैसे कि इंटरेस्ट, रेंटल और मिसलेनियस इनकम, तो ये सारी इनकी इंफॉर्मेशन है। अब आओ, इनके कैपेक्स या ऑर्डर बुक वो हो नहीं सकता, ऑर्डर बुक तो हो नहीं सकता। बाकी इनका जो है बोथ आर एसेट लाइट प्लेटफॉर्म बिजनेस। कैपेक्स इज प्राइमरी टेक्नोलॉजी, इंफ्रा, साइबर सिक्योरिटी एंड कैपेसिटी, इससे रिलेटेड होता है कि कौन कितना डील कर सकता है, किसके पास कितनी पावर है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी इनका कोई कैपेक्स और ऑर्डर बुक वैसे तो हो नहीं सकता। आ जाओ रिवेन्यू को देखो, रिवेन्यू कैसे आती है। सो वी आर टॉकिंग अबाउट द CDSL फर्स्ट। CDSL रिवेन्यू कमाती है, प्रोडक्ट वाइज ब्रेकअप है। एनुअल इश्यूअर चार्जेस जो कौन पे करता है, कंपनीज पे करती है, वहां से 38% की रिवेन्यू आती है। अदर से 22% की रिवेन्यू। ट्रांजैक्शन चार्जेस जो आप और मैं करते हैं, लगातार शेयर को खरीदना बेचना जिससे हम करते हैं, तो हर डेबिट के ऊपर ट्रांजैक्शन चार्ज होता है। ऑनलाइन डाटा चार्जेस जो मैंने आपको ऊपर दिखाया भी, वहां से 10% और IPO वगैरह से लगभग 7-8% की रिवेन्यू CDSL कमाता है। CDSL का मार्केट शेयर लगभग 80% है डिपॉजिटरी मार्केट शेयर में, तो 80% के लगभग उसका मार्केट शेयर निकल के आता है, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। आइए आगे चलते हैं। NSDL, तो बचा हुआ मार्केट शेयर इसका हो गया लगभग 20% के आसपास का, जो डिपॉजिटरी में है। क्लियर। अब ये है नंबर ऑफ अकाउंट्स के ऊपर। अगर इसको वैल्यूएशन वाइज देखा जाए कि किसके पास कितनी सिक्योरिटीज हेल्ड है, तो NSDL विनर होगा और CDSL वहां पे लूजर हो जाएगा। अब आइए यहां पर इसका रिवेन्यू मिक्स देखिए प्रोडक्ट वाइज। तो इनकम फ्रॉम बैंकिंग सर्विसेज, अब बहुत से लोगों को नहीं पता, NSDL पेमेंट बैंक जो है यहां से इसकी अच्छी खासी रिवेन्यू आती है। NSDL पेमेंट बैंक क्या है, यहां पे अप टू 2 लाख तक जो है वह एक कोई भी आदमी अपना पैसा डिपॉजिट कर सकता है और वहां से ट्रांजैक्शन कर सकता है। जैसे फास्टैग वगैरह का बिल वगैरह हो गया तो वो आपको पे करना है, तो वो आप यहां से कर सकते हैं। अब इसके बदले इसको एक कमीशन मिलता है और जिससे इसकी रिवेन्यू होती है, तो वो 50% रिवेन्यू आती है। और NSDL पेमेंट बैंक जो है वो 100% सब्सिडरी है। ओके, किसकी,
इसकी NSDL भाई साहब की, ओके 100% सब्सिडरी है, तो वहां से 50% रेवेन्यू, ट्रांजैक्शन फीस से लगभग 30% रेवेन्यू आती है, और ट्रांजैक्शन यहां पे होते भी बड़े हैं, छोटे मोटे ट्रांजैक्शन नहीं होती। कस्टडी फीस से लगभग 17% और एनुअल फीस लगभग 2% के आसपास की है। आपने एक चीज नोटिस करी, जो एनुअल फीस है ज्यादा वहां पे मिल रही है CDSL पे, क्यों? क्योंकि ज्यादातर प्रेफरेंस रिटेल की तरफ से उसको किया जाता है, ओके, और कंपनीज भी उसको करती है। अब आइए यहां पर एक बार इसके फंडामेंटल डाटा को देखते हैं, वो क्या बोलते हैं, फिर आगे की तरफ चलेंगे और प्रॉपर एनालिसिस करके समझेंगे कि अभी की डेट में प्राइस एक्शन क्या बोलता है। इतने एनालिसिस में आपको ये समझ आ गया होगा कि CDSL और NSDL का डिफरेंस क्या है, किस तरीके से दोनों का बिजनेस है, रिवेन्यू कैसे कमाते हैं, मार्केट शेयर क्या है। मैंने अपनी तरफ से बेस्ट कोशिश करी एक रिपोर्ट बना के। इस रिपोर्ट को बनाने के लिए मुझे 1.5 से 2 घंटे का समय लग गया था, बिकॉज टू कलेक्ट ऑल द डाटा एंड प्रेजेंट देम इन अ गुड मैनर। अब आइए यहां पर CDSL अभी 1605 के आसपास चल रहा है राइट नाउ। मार्केट कैप जो है वो लगभग 33,000 करोड़ के ऊपर का हो गया है, 33,000 करोड़ के ऊपर। EPS 25 का है, प्रमोटर होल्डिंग 15% है, और ये प्रमोटर कौन है? BSE लिमिटेड। तो यानी CDSL का शेयर बढ़ना BSE के शेयर की वैल्यूएशन को इंक्रीज कर सकता है। P रेशियो लगभग 70 के आसपास है। लुकिंग एट द ROC एंड ROE, अगर कोई नॉर्मल कंपनी हो हम जस्टिफाइड नहीं कह सकते, लेकिन जो कंपनीज मोनोपोली या डुओपोली बिजनेस को एंजॉय करती है उनके लिए कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। डिविडेंड यील्ड जो है वो लगभग 0.78% का है, 52 वीक हाई 2000 के आसपास, और PB रेशियो 19 का है, जो कि वैल्यूएशन को एक्सपेंसिव तो दिखाता है, बट कोई ऑप्शन भी तो नहीं है, बात ये भी तो हमें नोट करनी होगी। आइए फाइनेंशियल्स को देखते हैं, यहाँ पे क्या चीजें हैं क्या नहीं, उनको समझना बहुत जरूरी है। सो इफ आई लुक एट द फाइनेंशियल्स, लास्ट ईयर में देखो 287 करोड़ की रेवेन्यू थी सेम क्वार्टर में, अभी 295 हुई है, तो कोई फर्क नहीं पड़ा। 60% मार्जिन से मार्जिन गिर के 50% हो गए। 134 करोड़ का प्रॉफिट 102 करोड़ हो गया। सो देयर इज अ डिप इन द प्रॉफिट। और आप ये भी इसको समझो कि सितंबर के अंदर लास्ट ईयर जो है वो देखो 359 करोड़ का रेवेन्यू था, क्योंकि अब सितंबर के रिजल्ट आने वाले हैं, और 162 करोड़ का प्रॉफिट था। नाउ व्हाट यू से, कि आपको क्या लगता है कि इसकी संभावना है कि इस बार इससे हाई आएगा? कुछ कह नहीं सकते, देखना पड़ेगा मार्केट क्या करता है, बट एक्चुअली चार्ट पे पता चलेगा क्या मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है। यहां पे आइए जरा इसको देखिए, तो लास्ट ईयर सितंबर के अंदर हाईएस्ट एवर रेवेन्यू था। इफ आई लुक एट द प्रॉफिट्स, नेट प्रॉफिट, तो यहां पे चलो, तो लास्ट ईयर जो है वो सितंबर के अंदर ही हाईएस्ट एवर कंपनी ने प्रॉफिट दिया था, दैट इज 162 करोड़ रुपीस। उसके बाद में 100 करोड़ के अंदर अंदर आ गया है, ऑलमोस्ट 100 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट तो कंपनी यहां भी पोस्ट कर रही थी सितंबर के अंदर 2023 में। और अगर मैं उससे पहले सितंबर 2021 में चलूं तो 86 करोड़ का प्रॉफिट तो वहां भी आ रहा था। सो मार्केट उसी अकॉर्डिंग यहां पे पनिशमेंट भी देता है, चीजों को सही भी करता है। बाकी मेरा एक फॉर्मूला याद है कैपिटल मार्केट स्टॉक्स को लेके, कि जब भी अपने हाई से 40 से 60% टूटते हैं तो रिव्यू करते हैं इन्वेस्टर्स इसको, और देखते हैं कि वहां पे एक्यूमुलेशन कर सकते हैं या नहीं कर सकते। 40 to 60% अपने हाई से, सिंपल फॉर्मूला है, कितनी बार आपके साथ शेयर कर चुका हूं। आगे चलिए एक बार पूरा एनुअल डाटा देखते हैं। एनुअल डाटा क्या बोलता है? सो इफ आई लुक एट द ट्रेलिंग 12 मंथ डाटा, सो अभी तक आपकी रेवेन्यू अच्छी है, बट ग्रोथ मिस हो गई है। आप हर साल जो ग्रो कर रहे थे वो मिस हुई है, बट ऐसा नहीं है पहली बार हुई है। आप 2022 का डाटा देखिए 606 करोड़ रेवेन्यू, और 23 का देखिए 621 करोड़ रेवेन्यू, लेकिन 24 में क्या हुआ? वापस से मार्केट चलते ही एक जर्नी शुरू हो जाती है। यानी कि कैपिटल मार्केट जो वो एक सेक्टर ऑफ डिकेट है। यहां पे चीजें होंगी ऐसे, लोग ये भी कहेंगे मार्केट में पैसा बर्बाद हो गया, ये हो गया, बट लोग मार्केट छोड़ के नहीं जाने वाले हैं, क्योंकि लोगों की उम्मीद बहुत ज्यादा है। वो सोचते हैं आज हमने मार्केट में एंटर किया, कल से भयंकर तेजी चाहिए अपने को। ऐसा नहीं होता है। यंगस्टर्स है वो समझदार हैं, आने वाले टाइम में वो सीखेंगे चीजों को, धीरे धीरे आएंगे, और दे विल कंटिन्यू टू इन्वेस्ट इन द मार्केट। और जितना इन्वेस्टमेंट मार्केट में होगा उतना CDSL जैसी कंपनीज या NSDL कंपनी जैसी के बहुत बढ़िया होने वाला है। सो ये चीजें हमें नोट करनी है कि यहां पे कोई भी डिप जो आती है, अगर वो 40 से 60% है हाई से, इन्वेस्टर्स को वहां पर सोचना चाहिए कि अब क्या समय सही है या नहीं है। ध्यान रखिए न्यूज तो आती जाती रहेगी, लेकिन आप अपना सेटअप रेडी रखिएगा बस। अब आइए 2025 पूरे साल 1200 करोड़ की रेवेन्यू, और अगर ट्रेलिंग 12 मंथ देखा जाए तो 1210 करोड़ है। सो कोई बहुत बड़ा चेंजेस नहीं है। लेट्स सी Q2 के रिजल्ट्स कैसे आते हैं। एक बार यहां पे लगाते हैं नेट प्रॉफिट, लेट्स चेक। सो नेट प्रॉफिट लास्ट ईयर जो था वो हाईएस्ट एवर था 526 करोड़, और उससे पहले जो था वो लगभग 420 करोड़ था। तो देयर वाज अ बिग जंप, और उसी की वजह से यहां पे शेयर में भी पिछले साल काफी अच्छी तेजी देखी गई थी। शेयर होल्डिंग पे आते हैं, इज देयर एनी चेंजेस? सो नो, प्रमोटर्स अच्छी होल्ड कर रहे हैं। FIIs ने यहां पे एक बार देखिए क्या किया है, यहां पे आते हैं, कुछ भी इंटरेस्ट नहीं लिया है FIIs ने। DIIs यहां पर अपनी होल्डिंग लगातार बेच रहे हैं, एज यू कैन सी दिस वन। और यहां पे बात की जाए पब्लिक की, तो पब्लिक होल्डिंग जो है वो लगातार यहां पे आपको दिख रहा होगा इंक्रीज हो रही थी। इस क्वार्टर में एक डिप लिया है 2% का, क्योंकि वो गई है अदर्स के पास में। अब ये छोटे मोटे एडजस्टमेंट चलते रहते हैं, नथिंग सीरियस। यहां पे लगभग 15 लाख शेयर होल्डर है जिनका अभी इंटरेस्ट है। एक बार इसके चार्ट पे चलते हैं, फिर बात करेंगे NSDL के ऊपर। तो सबसे पहले आते हैं CDSL के चार्ट पे।
यहाँ देखिए अभी की डेट में पोजीशन क्या है, और डिस्क्लोजर के तौर पे बता दूं, CDSL इज पार्ट ऑफ माय फैमिली पोर्टफोलियो। मैं आपको सिंपल डिस्क्लोजर के थ्रू बता देना चाहता हूँ कि ये मेरे फैमिली पोर्टफोलियो में है और रह भी सकता है आने वाले टाइम के लिए, ठीक है। अब आइए यहाँ पे सबसे पहले मेरा फॉर्मूला बैक टेस्ट कर लेते हैं। 40 से 60% अगर अपने हाई से टूटे, वन कैन स्टार्ट लुकिंग फॉर द स्टडी टू एक्यूमुलेट दिस और नॉट, ये हमें चेक करना चाहिए, उस टाइम पे हमें इसको चेक करना है। तो 40 से 60%, यहाँ 47-50% टूटा, उसके बाद एज यू कैन सी व्हाट हैपेंड, ओके। बट पेशेंस का चीज़ है भाई, ऐसे थोड़ी है कोई भी कर लेगा, किसी को फॉर्मूला दे दो, कुछ भी दे दो, पीपल विल नेवर बी एबल टू मेक मनी, बिग अमाउंट ऑफ मनी। द रीजन इज वेरी सिंपल, उतना पेशेंस नहीं है, उतना माइंडसेट नहीं है, अपनी कमजोरियों को कोई पहचानना नहीं चाहता। जैसे मेरी कमजोरी है कि मैं ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए अगर ले लूँगा तो मैं फिर स्विंग कैसे करूँगा, सिंपल बात है, दिस इज़ माय वीकनेस। तो मुझे स्विंग के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है, तो उसके लिए कैपिटल लोकेशन उसके अकॉर्डिंग रहेगा। जब इन्वेस्टमेंट करूँगा तो मेरा 6 महीने 12 महीने का विजन होगा, जब स्विंग करूँगा तो मेरा विजन 6 हफ्ते 8 हफ्ते का होगा। तो मुझे अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस पता होनी चाहिए, लोगों को पता नहीं होती है। अब वो 40% तो देखो यहाँ भी एक बार आप कह सकते हो कि डिप आया था, सो यहाँ पे डिप आने के बाद एक तेजी फिर नीचे आएगा, तो पीपल विल बी लाइक कि ये खत्म हो गए, ये हो गए, उनको नहीं समझ आएगा। तब तक नहीं आएगा जब तक वो एक सेटअप डेवलप नहीं करेंगे, तब तक नहीं आएगा जब तक वो 2 साल 5 साल मार्केट को दे नहीं देते समय। और बिना समय दिए बिना आप किसी को गालियां निकाल दो, कुछ भी कर लो, नथिंग इज गोइंग टू हैपन। आप अकेले रह जाओगे और मार्केट में सब लोग आगे बढ़ जाएंगे। दूसरों को दोष देने से बढ़िया है इस मार्केट में खुद से सीखा जाए। मैंने अपनी लाइफ में यही सीखा है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप चाहे कुछ भी बोलो कि CDSL में इसने फंसाया उसने फंसाया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप जिम्मेदार हो अपने प्रॉफिट और लॉस के लिए, सिंपल मेरी बात को ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, यहां पर आइए, पीछे बैक टेस्टिंग, यहां भी 60% टूटा था और उसके बाद देखो क्या हुआ। या ऑब्वियसली इट विल टेक टाइम, बट यस यहां पे ये रिवॉर्डिंग है ये स्ट्रेटेजी। आगो अब यहां पे चलो, रिसेंट में क्या हुआ, कुछ समय पहले मैंने CDSL के ऊपर एक वीडियो अपलोड किया था, अगर आपको याद नहीं है तो याद दिला दूं, ये वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा। उस पर मेरी डिटेल रिसर्च रिपोर्ट टेलीग्राम पे अवेलेबल है, वो भी आप जरूर देख लीजिएगा, जहां मैंने आपको बताया था कि मुझे लगता है CDSL विल टेक रेस्ट और टेक अ डिप इन द नियर फ्यूचर। और आपको वो याद होगा, वो वीडियो हमारा यहाँ के आसपास आया था कुछ, और उसके बाद एज यू कैन सी व्हाट हैपेंड, शायद वो जून की बात है, जहां तक मुझे याद है जून जुलाई के आसपास की बात है। और यू कैन सी व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट। हमने बात भी करी थी कि ये यहां तक जा सकता है, बट यहां से इसको काटेगा तो ही नई जर्नी है, वरना नई जर्नी नहीं है। इट हैज टू कम डाउन और टेक प्रॉपर रेस्ट। रीजन क्या था, इस वेव का पूरा करेक्शन चाहिए था। अब ये टोटल करेक्शन हुआ है, करेक्शन के बाद में एक छोटा बेस बना है। इट्स नॉट सो स्ट्रॉन्ग बेस राइट नाउ, बट इट्स अ गुड बेस। ये एक अच्छा बेस माना जाएगा जो अट्रैक्ट करेगा स्विंग प्लेयर्स को, ये हमें मानना होगा। रही बात इन्वेस्टर्स की, तो देखो इन्वेस्टमेंट के लिए जैसे मैंने आपको बताया, कैपिटल मार्केट स्टॉक में बेस्ट टाइम कौन सा होता है वो आपको पता है। आपको बीच में घुसता है, कहीं घुसता है, उसकी पर्सनल रेस्पॉन्सिबिलिटी हुई है। ओके, हमारे पास तो बीच की कोई स्ट्रेटेजी है नहीं, और जो है उसमें ट्रेंड राइडिंग ही होता है। सो एट दिस पॉइंट आई कैन से, यहाँ पे ट्रेंड क्या है, डाउन ट्रेंड था। ओवरऑल लॉन्ग टर्म जो ट्रेंड है वो एक साइड, मतलब करेक्टिव वेव लगी है। शॉर्ट टर्म ट्रेंड डाउन ट्रेंड से साइडवेज हुआ, और साइडवेज से रेडी है एक नए बुलिश ट्रेंड के लिए, जिसकी संभावनाएं ज्यादा है, बट ये स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है। तो अगर स्ट्रॉन्ग बेस होता तो बेस के बीच में हमें कोई सपोर्ट मिलता है। स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है तो बेस का लो ही जो होता है वो इंपॉर्टेंट सपोर्ट माना जाता है। यानी अबो दिस ब्रेकआउट, दिस विल बी द इंपॉर्टेंट सपोर्ट। नाउ कैलकुलेट अकॉर्डिंगली कि क्या रिस्क है क्या नहीं है, उन चीजों को आप समझो। ये सिर्फ एक एग्जांपल है, मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आपको भारी नुकसान हो सकता है, बड़ी सिंपल सी बात है। ओके, आगे चलते हैं। तो डेली ट्रेंड इज साइडवेज एंड रेडी टू बी पॉजिटिव। ओके, यहां पे चलते हैं वीकली चार्ट पे। द ट्रेंड इज वेरी क्लियर हियर, ये बुल्स का अटैक, ये बेयर्स का अटैक, एंड नाउ एक बेस बिल्डिंग के बाद में बुल्स वापस तैयार होते हुए नजर आ रहे हैं। सो अगर ऐसा होता है, दिस बेस लो विल बी एन इंपॉर्टेंट सपोर्ट फॉर दिस ओवरऑल ट्रेंड। मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं, फिर मैं बता देता हूं। तो ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा। इन दिस केस अबो ये पहला रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट होगा, और फिर ये दूसरा रेजिस्टेंस जोन इंपॉर्टेंट होगा। नाउ इट्स अप टू यू, आप इसको कैसे देखते हैं, कैसे चीजों को एनालाइज करते हैं, वो टोटली आपकी इच्छा है। मैंने तो एक लर्निंग के लिए आपको बताया है, और इस बेस के नीचे मेरे विचार पूरे चेंज हो जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा, ट्रेंड खराब हो जाएगा। और स्टॉक के लिए सबसे बेस्ट टाइम कौन सा होता है कैपिटल मार्केट वालों के लिए, फिर याद दिला दूं, इन्वेस्टर्स के लिए 40 से 60% नीचे। नहीं लिया, नहीं मिला तो गया, सिंपल सी बात है। आपके लिए अलग से वो कोई व्यवस्था नहीं की जाएगी, ये ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, यहां पे मंथली चार्ट पे, यस मंथली ट्रेंड भी दिखा रहा है। 3 महीने यहां पे बॉटम बनाया है। सो सोच के देखो, अगर ये बॉटम टूटता है तो सेलिंग प्रेशर और बढ़ेगा, बहुत सिंपल सी बात है। ये बॉटम नहीं टूटता तो सेलिंग प्रेशर नहीं बढ़ के एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन होगा। इस पूरी वेव का ये करेक्शन है, देखो इस पूरी वेव का ये करेक्शन है, समझ आया। तो इस करेक्शन के ऊपर अगर ये निकलता है तो यानी कि नए जो बड़े रेजिस्टेंस है उनकी तरफ जाना चाहेगा,
और अगर बीच में इसको तोड़ दिया तो यहाँ सारा खेल खत्म होके फिर वापस रेस्ट जोन में या फिर आप कह सकते हो बेयर्स की ग्रिप में चला जाएगा। राइट नाउ बुल्स और बेयर्स की फाइट है जहां पे लग रहा है कि बुल्स जीत सकते हैं। बहुत सिंपल सा एनालिसिस है, कोई इसमें माथाफोड़ी वाला ज्यादा काम है ही नहीं। ओके, तो ये सीडीएसएल के ऊपर चीजें क्लियर हुई। अब आओ एनएसडीएल के ऊपर बात करते हैं। एनएसडीएल का सबसे पहले तो आप चार्ट देख लो, वैसे तो चार्ट क्या ही देखोगे, और देखो खाली बीएससी लिस्टेड है, पता है ना क्यों है, समझाया था ना अभी। अब आओ डेली चार्ट पे, यहाँ पर अब इसका क्या ही चार्ट दिखाऊं मैं। हाँ, इतना जरूर बताता हूँ, 1400 के आसपास जो वीडियो बना के मैंने बताया था, शॉर्ट वीडियो था, हमारा इंस्टाग्राम पे भी है और हमारे दूसरे चैनल पे भी आपको मिल जाएगा। शॉर्ट वीडियो था कि 1400 के ऊपर जा चुका है। आई थिंक वैल्यूएशन इज एक्सपेंसिव राइट नाउ। मैंने सिंपल आपको बताया था, बाकी आपकी इच्छा है, जो करना है वो करो। नाउ यू कैन सी व्हाट इज हैपनिंग। कोई बहुत बड़े चेंजेस नहीं हुए, बट यस जो स्विंग था वो वहां पे कंप्लीट हो गया था एज पर माय एक्सपीरियंस, वो मैंने आपको बताया। अब आइए सबसे पहले इसके फंडामेंटल्स को देखते हैं, फिर हम बात करेंगे इसके टेक्निकल्स के ऊपर। सो यहाँ पे सबसे पहले चलते हैं फंडामेंटल के ऊपर। दिस इज द सीडीएसएल के बाद में एनएसडीएल का डाटा। 23,000 करोड़ का मार्केट कैप है और प्रमोटर होल्डिंग यहाँ 0 है, वो सारी पब्लिक में शिफ्ट हो गई। कौन है प्रमोटर? हमारे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, मतलब इन शॉर्ट एनएसई वाले भैया। पी रेशियो 72 का है, एक्सपेंसिव देन सीडीएसएल, और सीडीएसएल से मार्केट कैप थोड़ी कम है। रिटर्न ऑन इक्विटी सीडीएसएल से कम है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड सीडीएसएल से कम है, डिविडेंड यील्ड सीडीएसएल से कम है, 52 वीक हाई, ये तो सीडीएसएल से कम होना ही है। पीबी रेशियो ये भी सीडीएसएल से कम है, तो ये अच्छी बात भी तो है कि सीडीएसएल पीबी रेशियो के टर्म्स में एक्सपेंसिव है, बट एनएसडीएल पीबी रेशियो के टर्म्स में एक्सपेंसिव नहीं है। बट ओवरऑल देखा जाए तो एनएसडीएल के पास भी ग्रोथ है, सीडीएसएल के पास भी ग्रोथ है। यस, दोनों ही थोड़े प्रीमियम वैल्यूएशन के ऊपर ट्रेड करते हैं, एंड दैट्स द रियलिटी, उसको चेंज नहीं किया जा सकता। यहां इनके लिए पता है सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है, सीडीएसएल हो या ये हो, इनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि यहां पर चेंजिंग बहुत जल्दी हो सकती है। चेंजिंग का मतलब आप समझ रहे हो, यानी कि मान लो जैसे गवर्नमेंट की तरफ से कोई रेगुलेटरी चेंज आ गए ना, तो इनके बिजनेस को धक्का लग जाता है। जैसे अभी कुछ समय पहले प्रोटीन ई गवर्नेंस के साथ हुआ है, तो वैसा कुछ होता है तो प्रॉब्लम आती है। अब इसको देखो, प्रॉपर एनालाइज करो। लास्ट ईयर जून में रिवेन्यू थी 365 करोड़, प्रॉफिट वाज 78 एंड नाउ 347 करोड़, तो ग्रोथ नहीं हुई है एंड प्रॉफिट यहां पे बढ़ गया है। उसका रीजन है मार्जिन 24% से 30%। सो या तो आप प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा दो या आपके सेल को बढ़ा के आप अपनी ग्रोथ के ऊपर फोकस करते हैं। सो देयर इज अ ग्रोथ, ये बात माननी होगी। अब इसके ऊपर ज्यादा डिटेल एनालिसिस हम नहीं करेंगे, बिकॉज चर्चा भी नहीं कर सकते। रीजन बड़ा सिंपल सा है कि एनएसडीएल का अभी रिजल्ट आने दो, देखते हैं क्या आता है क्या नहीं, उसके बाद रिव्यू करके देखेंगे। यहां पे आते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न पे। प्रमोटर की होल्डिंग 0 है। प्रमोटर एक्चुअल में इसका एनएसई है, जो कि अब पब्लिक के अंदर आ चुका है, ध्यान रखिएगा, अपने आप को पब्लिक में शिफ्ट कर लिया उसने। और यहां पे बात करें एफआईआईज की, तो ये देखिए एफआईआईज के पास में लगभग 15% की होल्डिंग है। डीआईआईज की बात करें तो लगभग यहाँ पे 44%, और पब्लिक होल्डिंग की, अगर रिटेल होल्डिंग की बात करूं तो लगभग 22% है। नंबर ऑफ शेयर होल्डर अभी रिपोर्टिंग तो 34,000 है, बट मुझे लगता है लाखों आएंगे, लाखों। जो अभी रिपोर्टिंग आएगी ना इसकी सितंबर की, उसमें लाखों शेयर होल्डर हो जाएंगे यहाँ पे, क्योंकि लोगों ने इंटरेस्ट काफ़ी लिया है, मुझे ऐसा लगता है। आते हैं एक बार यहाँ पर ज़रा हम लोग इसके पैटर्न्स के ऊपर। तो ये है हमारे सामने पैटर्न। अब देखो, रिसेंट लिस्टेड आईपीओ है, मेरे पास इसकी कोई एनालिसिस नहीं है। आई एम वेटिंग फॉर सम काइंड ऑफ पैटर्न और फॉर्मेशन। मेरे को एक चीज़ पता है कि ये एक रेंज है 1360 से 1420 के आसपास है शायद। लुक एट दिस, 1425। ओके, सो 1360 1425, ये एक रेंज है जो कि एक बड़ी रेजिस्टेंस रेंज है, बिग रेजिस्टेंस जोन। लेट्स सी, मार्केट इस रेंज में एक अटेम्प्ट कर चुका है, 2 अटेम्प्ट कर चुका है, 3rd अटेम्प्ट करता है, फिर जाता है। सो आई कैन से कि लॉन्ग टर्म ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है, तब तक मेरे पास कोई एनालिसिस नहीं है। द ट्रेंड इज साइडवेज। अभी ट्रेंड क्या है? साइडवेज। एंड ये एक सपोर्ट के पास, सपोर्ट टूटा तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। ओके, मेरे पास अभी कोई एनालिसिस नहीं है, बिकॉज छोटा चार्ट है। आई हैव नथिंग टू कमेंट अबाउट दिस। ओके, सो समझ में आया होगा आपको टोटल सीडीएसएल एनएसडीएल का डिफरेंस एंड सीडीएसएल एनएसडीएल का बिजनेस मॉडल, उसके फंडामेंटल्स और उसके टेक्निकल्स। और लास्ट में आपको यह भी समझ आ गया होगा कि दोनों ही कंपनियां अपनी अपनी तरीके से ग्रोथ करने के लिए तैयार है इन द इंडियन स्टॉक मार्केट फॉर नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स। ऐसा नहीं है कि इनमें कोई दिक्कत है, बस एक ही प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम मैं आपको वापस बता देता हूं, चलो यहां पे लिख के, दैट इज रेगुलेटरी चेंजेस। रेगुलेटरी चेंजेस या रेगुलेटरी रिस्क। भैया गवर्नमेंट कोई डिसीजन ले दे, कुछ भी ऐसा डिसीजन आ जाए जिससे कि इनके बिजनेस में इंपैक्ट पड़े, तो कोई कुछ नहीं कर सकता। ना आप ना मैं बैठ के तमाशा देख सकते हैं, जैसे हम एलटीसीजी का तमाशा देख रहे हैं, जैसे हम एसटीटी का तमाशा देख रहे हैं, जैसे हम इसका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का भी तमाशा देख रहे हैं। तो हमें तो देखना पड़ेगा, हमारे पास कोई इलाज नहीं होता है जब गवर्नमेंट के डिसीजन
आते हैं। तो उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, और ऐसी एनालिसिस अगर आप मुझसे 1-to-1 सीखना चाहते हैं तो उसके लिए इस नंबर पर संपर्क करिए, व्हाट्सअप कर दीजिए, हमारी टीम आपको डिटेल भेजेगी। ध्यान रखिएगा आने वाले 3 से 4 दिन हमारी टीम थोड़ी कम एक्टिव रहेगी, बिकॉज 3 से 4 दिन मैं बेड रेस्ट पे हूँ, कल मेरा ऑपरेशन है, तो उसके बाद मैं बेड रेस्ट पे रहूँगा। हमारा ऑफिस तो ओपन होगा बट वी विल नॉट बी दैट मच एक्टिव, तो ये आप ध्यान रखिएगा। हमारे दिवाली ऑफर चल चुके हैं, हमारे पेड सब्सक्राइबर्स जो है यानी पेड हमारे एसटीपी स्विंग मोमेंटम मेंबर्स और इन्वेस्टमेंट एंड वेल्थ मेंबर्स, उनके साथ हम एक्टिव रहेंगे, क्योंकि उन्हें हमें सेलेक्टेड अपडेट देनी है, वो हमारी तरफ से जाती रहेगी। दिवाली ऑफर लॉन्च हो चुका है, अगर आपको डिटेल चाहिए इस नंबर पर व्हाट्सअप करिए और हमारी टीम आपको डिटेल भेज देगी। अगले वीडियो तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल के लिए इतना ही, सारे लिंक इंपॉर्टेंट जो भी है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।